अपने संसाधनों के साथ लोग पीढ़ियों से नर्मदा घाटी में रहते आए थे। उनके अपने सुख दुख थे, खुशियां और तकलीफें, जिनमें वो अपनी संस्कृति के साथ रहते थे। फिर सरकार ने कहा कि विकास के लिए बांध चाहिए और बांध के रास्ते में रहने वालों को हटना होगा, देश के विकास के हित में। बांध के साथ पानी बढ़ा, लोगों के घर पानी के नीचे जाते गए और बेहतर जिंदगी के सपने बुलबुलों की तरह फूटते गए। विकास की एक तस्वीर ये भी थी, डूबे हुए घर, टापू बन चुकी जमीन के टुकड़े पर घिरे बेघर लोग, डूबे हुए खेत, गांव के गांव डुबोए गए, लेकिन उनकी आवाज पानी में पत्थर सी डूबती गई। हरसूद का उजड़ना इस सबसे अलग था। उजड़ता हरसूद खंडवा के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मजदूर चौकों पर से ही दिखाई और सुनाई देने लगता था। हरसूद के रास्ते पर आगे बढ़ते सामान से भरे ट्रैक्टर, बैलगाड़ियां, ट्रक, ठेले बढ़ते जाते। हमारा ये हरसूद है, ये राजा हर्षवर्धन की नगरी कहलाता है। इसका इतिहास 700-800 वर्ष पुराना है। 22,000 की आबादी का हरसूद शहर था। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दंगा, माने हरसूद का सौहार्द ऐसा था कि किसी भी समाज का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इनका कभी आपस में कोई विवाद नहीं हुआ। एक दूसरे के त्यौहार हम एक दूसरों को साथ मिल के मनाते थे। मेरे यहाँ शादी है तो हरसूद के 200 लोग दौड़ के आ जाते थे काम के लिए, भैया आप चिंता मत करना, हम लोग सब हैं। हमको यहाँ कभी ये इस बात का वो नहीं रहता था कि शादी है या कोई फंक्शन है तो काम के लिए आदमी ढूंढने की आवश्यकता हो। एक के साथ एक हम लोगों के जो व्यवहार जुड़े हुए हैं बाप दादाओं के जमाने से, वो व्यवहार हमारे काम आते थे। हरसूद मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा की एक सहायक नदी काली माचक के नजदीक बसा हुआ था। 700 बरस की स्मृतियों में फैला ये कस्बा आसपास के 120 गांवों से व्यापार, व्यवसाय, उद्योग के केंद्र की तरह जुड़ा था। हरसूद का जन्म, बचपन, जवानी, खुशहाली और दुर्दिन, सब कुछ काली माचक की आंखों ने देखा है। बुजुर्गों के किस्सों में पुरखों की तरह मौजूद रही है ये नदी। नर्मदा सागर बांध से आने वाली डूब का पानी इस नदी से हरसूद में दाखिल किया गया। खंडवा जिले में पुनासा के पास नर्मदा पर बन रहा इंदिरा सागर बांध नर्मदा पर बनाए जा रहे बांधों में दूसरा सबसे बड़ा बांध है। 92 मीटर ऊंची दीवार बनाकर इससे रोके गए पानी से देश का सबसे बड़ा तालाब बनेगा। इस तालाब के नीचे 255 गांव और एक कस्बा हरसूद डूबेगा। सरकार ने सारी तोड़फोड़ इसलिए जरूरी बताई
कि इससे 1000 मेगावाट बिजली बनेगी और 1,23,000 हेक्टेयर जमीन सींची जाएगी। जबकि विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता जरूर 1000 मेगावाट की है, लेकिन फर्म पावर की तरह मिलने वाली बिजली तो केवल 212 मेगावाट ही होगी। इस तरह 1,23,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करने के लिए 90,000 हेक्टेयर जमीन डुबोई जा रही है। करीब 50,000 हेक्टेयर जमीन दलदल बनेगी। जो जमीन सींची जाएगी उसका भी 30% हिस्सा पहले से ही सिंचित है। फिर कल जब वो सिंचाई चालू करेंगे, अभी तो कैनाल भी तैयार नहीं है। ये तो इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस का स्टडी रखा हुआ है ना, इनको मालूम है, इनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस का 3 वॉल्यूम स्टडी है कि 40% ऑफ कमांड विल बिकम वाटर लॉक्ड, दलदल बनेगा। बताया है किसी को कि तुम्हारा जो सिंचाई बोल रहे हैं नर्मदा सागर से, आपका 40% जमीन दलदल बन जाएगा। फिर वो जब दलदल बनेगा और वहाँ के किसान पूछेंगे, तब आप कहेंगे कि हाँ वो तो स्टडी था लेकिन हमने देखा नहीं, तो उसका क्या होगा? हमारा तो मतलब जो कहा था कि इस बांध से हम विकास करेंगे, विकास तो नहीं हुआ, विनाश हुआ। हरसूद शब्द हमारा खत्म हो गया। हरसूद नगर पंचायत थी, शहर था, तहसील प्लेस थी, ये वो छनेरा कर दिया। तहसील छनेरा, नगर पंचायत छनेरा, रेलवे स्टेशन छनेरा, आखिर हरसूद शब्द हमारा कहाँ गया? शासन ने जो छल कपट देकर कराया, वो कुछ लोगों ने अपनी साठगांठ से जो गांव खाली कराया, उन लोगों का तो काम हो गया, बाकी जो गरीब लोग फंस गए तो आज ही वो स्थिति में है कि ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते। सारे लोग, वहाँ के लोग भी भूखे मर रहा है, यहाँ पर भी मर रहा है। हरसूद में पानी भर गया है ना, हाँ, बाढ़ से, इसलिए वो कवरे वहाँ से खाली करा रहे हैं। और क्या, तोड़ोगे तो 25,000 मिलेगा मैडम। इनने ये पासा फेंका है। और बरसात आप तोड़ो तो 25,000 में ये स्कीम निकाली है। छोटे घर वाले ये तो नहीं सोचेंगे 4 महीने में 25,000। ये मैडम ये कागज देखिए, इनने लिखा है 10 लेंगे, तोड़ दिया हो तो उसको दे है। तो अभी का चेक दे रहा है 10%। अरे नहीं दे रहा हूँ, मैडम। 1 हफ्ते में इनका ये पैकेज है, उनके झूठे आश्वासन, इनके अभी 10% भी नहीं दे रहे हैं। 25 तो मिल नहीं रहा है। 3 घंटे लाइन लगने के बाद आज मेरे को चेक नहीं मिला है। तरह दूर हो गए, किसको लेके सारा लेके वो बेटे हुए एक ही बेटा हमारा, एक ही बहू हैगी, बाकी सब दूर अलग अलग है। क्या करते हम?
पर अनुदान वगैरह आपका तो मिल गया? कहाँ मिला, अनुदान नहीं मिला, मेरा तो नाम आके काट दिए, काट दिया? काट दिया हमारा नाम आके काट दिया। कोई परिवार कोई पोते का भी नहीं मिला, पोते का भी नाम हमारा नहीं मिला। पोता कितना बड़ा? अच्छा मजे का ही भैया जैसा है मेरा, तो एक पोता और एक पोता हल्का रहेगा, और बाकी सब छोटे छोटे मेरे लाल मिला था, हमको नहीं मिला। लोग बेबस थे और बदहवास सड़कों पर निकाल दी गई गृहस्थी से शर्मसार भी, लेकिन फिर भी वे अपनी इंसानियत बचाए हुए थे। अपनी लाचारी को छिपाती एक महिला ने हमसे कहा, हम आपको चाय पिलाते, लेकिन आधा सामान छनेरा पहुंच गया और बाकी यहां है। सामान ही नहीं, लोगों के संसार भी बंट गए थे। बंटे हुए संसारों के बीच लोग थे जो भटक रहे थे और छले जा रहे थे। हरसूद को तोड़ने के लिए 25,000 का लालच, नकली डूब और पुलिस के बूटों का डर इस्तेमाल किया गया, लेकिन आसपास के गांवों के लिए तो लाल बत्ती वाली गाड़ी और सरकारी धौंस ही काफी थी। अब मान लो, देखो हमारे यहाँ क्या हम यही कम से कम बच्चे 200 बच्चे हैं आज पढ़ने वाले, आज वो बेघर हो गए, कहीं स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल की व्यवस्था भंग हो रही है। अभी तुम्हारे यहाँ से 40 लोगों ने दरखास्त भर के दी मुझे आप लोगों ने कि हम लोग पुनर्वास स्थल चाहते हैं। अब वो दरखास्त के बारे में हमारे जो पुनर्वास स्थल का जो विकसित करने के जो शाखा है, हमारे जो प्रोजेक्ट के प्रभारी है, उसके सामने रखी है बात। अब वो विचार करके वो संबंध में जो भी इनका नियम कायदे से वो करके स्वीकृत करते हैं तो आपकी व्यवस्था हो जाएगी। ये बताइए सबसे पहले कि आज तक आपके गांव के साथ मेरे द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, की गई, क्या ऐसा लगा कि थोड़ा सा आपने कोई अन्याय कर रहा हूँ मैं? क्या पहले हाय नाम नहीं पहले जवाब दो, हाय नाम दो पहले। हम बोले नहीं, वो नहीं कहते हम कि आपने खराबा किया। आपके साथ में न्याय किया है तो आपके साथ आगे भी न्याय होगा। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे रोड, पानी, बिजली की व्यवस्था और हमारी सब होना, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारा बुढ़ापा आ गया, अब कहाँ जाएंगे हम। इतने बड़े मकान की मुआवजा राशि मात्र 1 लाख रुपए। आप बताइए कितना बड़ा, इस पे भी आपत्तियां लगी हुई है। इसका भी 1 रुपया नहीं मिला, इसका पैसा भी मिला नहीं और गवर्नमेंट बोल रही है मकान तोड़ो आप। दिखाओ और क्या। ये है मकान, इसकी पूरी राशि 1 लाख रुपए। आप बताइए मुझे कि ये इसकी इतनी राशि में इतना बड़ा मकान अगर मिल सकता है तो आप NHDC से मैं अनुरोध करता हूँ कि मुआवजा मुझे इतना बड़ा मकान दिला दीजिए। मुझे पैसे से कोई लालच नहीं है, बस इतना ही मकान है। हमारे गांव की महिलाओं ने जो हमसे मिलती जुड़ती रहती थी हमेशा, 8 दिन में, 4 दिन में, 2 रोज में, वो बाइयों हमारी सब छूट रही है। हमारे घर मकान, मतलब हम बहुत राजनीति से रह रहे थे तो हमारा वनवास हो रहा है, राम सीता शरीफ, बच्चों को ले लेके कहाँ जाना चाहते, नहीं जावा तो भी डूबना की समस्या है। व्यवस्था जब भंग हो जाती है नहीं, जब हर इंसान को बहुत तकलीफ होती है, घर में अनाज खाने को नहीं होता नहीं तो घर में लड़ाई होती है, और घर में सब भरा रहता है नहीं तो सबकी आत्मा शांति रहती है। इस तरीके से हम सब भटक रहे हैं अब अपनी अपनी बार, तो मतलब सबको परेशानी पर अब तो हमारा सरकारी लोग से ट्रांसफर कर रहे हैं सरकार, तब हमारा ट्रांसफर हो रहा है, यही समझ लो। खेत में जा रहा है, कुल्पा गिरने गए थे, कुल्पा गिर के शाम को घर आए वापस। क्या अभी खेती में क्या लगा है? सोयाबीन है, मूंगफली है, ज्वार है, तुअर है, तिल्ली है, ये वो है। कपास तो आपकी लगाई नहीं है डूब के कारण। डूब के कारण? हाँ। और जहाँ खेती की वो खेती डूब में नहीं है? नहीं, डूब में तो, पर ये अब क्या कि आ जाएगी तो आ जाएगी और नहीं तो डूबेगी। अभी तो यही विचार है कि पानी भरा जाएगा तो कहाँ जाएंगे, भगेंगे कहाँ, क्या होगा। ये पुलिस वालों भी मतलब यहाँ फोर्स लगाई है सरकार ने, तो क्या मालूम कहाँ ले जाके ये छोड़ती है, क्या करती है। और एक अंदाज से तो पानी आना चाहिए इस गांव में। हम इस आशा से जी रहे हैं कि जो फसल है वो आ जाएगी 4 महीने में। और इन लोगों ने हमारे संग में धोखा किया, बहुजन वालों ने, इनने धोखा ऐसा किया, मुआवजा बहुत लेट दिया और आज तक भी ये देर, मतलब कि कोई लोगों की तो राशन नहीं भिजवा रहे और ये दबाव बना रहे गाँव खाली करो। तो अब गांव बरसात में कैसा खाली किया। इसी जगह है पुनर्वास की, वहाँ पुनर्वास भी करने को राजी नहीं है अफसर।
जो लोगों बच रहे हैं यहाँ पे उनके लिए। अंधेरा गया और वहाँ देखो तो पैसे ही नहीं आए इसके। नहीं तो कागज आप देखो, पैसा भेजा कि भेजा पहले आप? बैंक में नहीं आए ना, बैंक में पैसे ही नहीं आए। नहीं, हमने बैंक वाले से भी हमारे रुकिए थोड़ी आपके साथ में थोड़ा सा अनबैलेंस वाली कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पैसा हमारे द्वारा भेजा, ये बैंक वाले के दस्तखत, वो सील और आपको दिखा देगी ये पैसा बैंक वाले ने चेक लिया कि नहीं लिया। अब हमारे ऐसे कार्रवाई तो पूरी हम कर चुके हैं। अब बैंक वाले किसी कारणवश से आपको पेमेंट समय पे नहीं कर पा रहे, वो आपकी दिक्कत हो सकती है, इसमें हम क्या इनकार कर रहे हैं। लेकिन तुम बोले पैसा नहीं भेजा, वो बात नहीं है। मैं आपको अभी कैमरे के सामने दिखा पैसा नहीं कर रहे हैं ना, पासबुक पे एंट्री तो करना चाहिए कि पैसे आ गए 8 रोज बाद। ये काम किसका है? उनका है ना। किनका है? बैंक वालों। तो बैंक की बात बैंक से करो। तो आपने पैसे भेजे तो हम तो आपसे पूछेंगे ना भाई, बैंक थोड़ी। अरे पैसे हम भेज चुके हैं ना भैया, आपको 10 बार बताओ कौन था मैंने। बोल रहे कि पैसे उनने भेज दिए तो हमारे सामने लाओ, तुम्हारे कौन है अधिकारी, वो बोल रहे कि हमने पैसे भिजवा दिए, उनने ये बोला कल। नहीं, एक बात तो ये है साहब, मतलब कायदे से जिनकी जमीनें ली जा रही हैं और जिस तरह का प्रचार हम अखबारों में मीडिया में देख रहे हैं कि ये इनसे जमीनें लिया जाना देश के हित में बहुत बड़ा त्याग है इन लोगों का। इनके घर पर इनको पैसे पहुंचाए जाने चाहिए, ना कि ये चप्पलें चटकाते हुए आप कहें कि ये बैंक वालों के पास जाओ, ये हमारा काम नहीं है, वो कहें कि नहीं तुम भू अर्जन अधिकारी के पास जाओ, ये हमारा काम नहीं। सुनिए मेरी बात है ना, ये जो कार्रवाई होती है जनरली रेवेन्यू में, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, वो इन लोगों के साथ में वो बर्ताव नहीं होना चाहिए। ये लोग एक बहुत बड़ी मार के शिकार होने वाले हैं, विस्थापन की प्रक्रिया के शिकार हो रहे हैं, इनको बहुत सारे तकलीफें झेलनी है। मेरे खुद के नाम किशन लाल है, गांव का नाम अम्बा खाल है, और श्रीवास्तव जी यहाँ थे हमारे आरई साहब। उनको मैंने ये पूछा, मैंने साहब हमारे पैसे अनुदान के जो हैं वो कभी आप निकाल सकते हो, निकलेंगे कि नहीं? बोले मैंने 4 बार आपको बोल दिया निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। अब कह के बोले जाके बैंक में पता लगाओ। मैं कहा जी साहब, तो मैंने कहा हमारे भूखंड के पैसे, हमारे भूखंड वाले पैसे वो पहुंचा दो साहब, तो कम से कम मैंने मतलब तुम कह रहे हो कि यहाँ से मकान तोड़ो, तो मकान किस प्रकार से तोड़ दें? हमारे भूखंड के अगर पैसे निकल जाए तो हम कहीं भी बांध सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि बोले ठीक है ऐसा कुछ, बोले तुम उसका लाना। मैंने कहा स्कूल में आ जाऊंगा साहब। तो जैसे मैं यहाँ से निकल के गांव में सर मैं गया स्कूल में, तो पुलिस वाले ने मेरे को न जानो उसको क्या बोला क्या नहीं बोला, मेरे को भी नहीं मालूम सर। और वो बस जैसे गया वैसे ही पुलिस वाले ने मेरे को एकदम छूट हाथ देने मतलब ऐसा बुरा मारा, यहाँ कन्फर्टे में भन्ना गया था, ये सोच लो। एक मारा, दूसरा मारा, मैं तीसरे में मैंने कहा साहब क्या बात है, मैं हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा एक ने पकड़ के बिठा दिया, 2 आदमी थे, उनने एक ने बिठा दिया, एक ने उठा के लात मारा। मैंने कहा क्या बात है, मेरे को बोलो तो सही, मारने वाले की बात है ना, मारना तो है ना आपका फोर्स है। मैंने कहा मार सकते हो आप, पर मेरे को बोल तो दो क्यों मारा। उसने दूसरे लाठी निकाला, वहाँ कोने में लाठी रखी हुई थी बांस की, वो लाठी खींचा और उसने 2 लाठी मेरे को मारा। आपने पूछा नहीं उनको क्यों मारा? मैंने पूछा भी उनको बाद में, बहुत देर बाद में ये बताया कि बोले आपने कहा कि बोले साहब से क्यों कहा कि बोले इससे बात की। तो मैंने कहा साहब बात तो मैंने पूछा ही सर, मैंने कोई उसको गाली गलौज देता तो एक बात की बात थी कि मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ये कहा साहब, मैंने कहा हाथ जोड़ के बोला था, मैं ये बोला था। बोले कहे कि हम कहे कि बोले जितने भी तुम्हारे मुआवजे तुम्हारी गाड़ी, ऐसे बोले ना बहुत गंदी गंदी गाली बकी उन लोगों ने। 12 एकड़ 5,28,000, कुआं 1,83,000 कुएं का दे रहे हैं, और जमीन का असिंचित का पैसा दे रहे हैं। यानी इतना अन्याय किया है इन्होंने। और अगर अच्छा बोलो मत, आप बोलते क्या है, आप रेफरेंस में जाइए, आप कोर्ट में जाइए, हम नहीं कर पाएंगे, ये गलती हमसे हो गई है, ये वो मानते हैं NHDC वाले, लेकिन ये कहते हैं कि आप कोर्ट में जाइए, वहाँ आपका हल। अरे उनके भैया हमारी चप्पलें घिसा जाए कोर्ट में जाने में, हम तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारा इसका पूरा निर्णय नहीं होता, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। मेरे को अभी चार्ज ही मिला ये कल रात में अटेंडम, तो मैं यहाँ साइट देखने आया था। कल से हमारा काम सेट बना है, टेम्परेरी सेट बना रहे हैं। मान लो फ्लड आता है और कंट्रोलिंग के लिए, उसके लिए हम शिफ्ट करने के लिए, मतलब ऐसी कोई समस्या आती है उसके लिए कल से हमारा काम चालू हो जाएगा। आज हम ठेकेदार को लेके आ गए हैं और जल्दी से हमारे मतलब विदिन 2 डेज हम उसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ये तो सरकार को पहले से गैजेट में भी आया था ना इस गांव का नाम कि साल डूबेगी करके। अब ये आकस्मिक योजना है, ये तो आकस्मिक क्यों कर रहे हैं? पुनर्वास का पहले से तैयारी क्यों नहीं कर पाए? इसके लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अटेंडर मेरी ड्यूटी लगाई है। नहीं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन देखिए अब कितना सुंदर गांव है, बसा हुआ गांव है,
तो अभी आप कह रहे हैं कि आप 3 टप्पर लगाएंगे कि अगर पानी आती है। इमरजेंसी के लिए लगाया हम इसका वो अलग हमारा पुनर्वास स्थल अलग कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, पुनर्वास कुछ हो रहा है क्या यहाँ? पुनर्वास नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े लोग ऑफिसर आते हैं घूमते हैं, उन लोगों को क्या कर रहा है? वो उनको गवर्नमेंट ने ऐसी गाड़ी दे दी है, VIP गाड़ी, लाल बत्ती घुमा के चले जाते हैं। भाई गरीब आदमी से पूछो ना, उसकी वो बड़े आदमी क्या, उमा भारती को वोट लेना था तो रात को 2 बजे पड़ते पानी में हमारे हरसूद आई और भाषण दिया रात को 2 बजे और पानी गिर रहा ऊपर से। 40 मकान जो इंदिरा आवास में गरीब लोगों को जब दिया गया है, आपने बनाकर दिए, जब उसी वक्त हम रह रहे हैं, आप बोल रहे कि तुम खाली कर दो, और हम कैसे खाली कर देंगे? और हमको अभी तक भी हमारा जो बिल बना है वो पैसे भी जो दे दिए कि जाओ तुम्हारे 65,000 ये है, तो हमने वहाँ खाता भी खुलवा लिए हैं। खाता खुलवाने के बाद में आज भी हम बांगर तक कम से कम 4 चक्कर हो गए, हमको लाभ झप मार रहे हैं, या तो नहीं को या हम मना कर, कहाँ तक हम 35, 40, 50 रुपया रोज का लगा के और वहाँ जाएंगे? गरीब लोग हैं। 3 बच्चे हैं, 3 ही बच्चों के मतलब एक तो हमने 9 धारा पे खाता खुलवाया था, जब भी नहीं हमारा खाता सक्सेस हुआ। इसके बाद में हमने दोनों बैंक में कहीं की बैंक में भी हमारा पैसे आ जाएंगे, तो अभी दोनों बैंक में हमने वहाँ खंडवे से 20 रुपया की स्टाम्प लेके वहाँ से भी हमने आपत्ति लगाई। वो कागज मेरे पास, वो कागज भी दिखाओ। इसके बाद भी हमको अभी तक हमारा खाता नहीं खुल रहा और बोल रहा है कि नाबालिग है, तो फिर हमने कैसी जमीन लेना और कैसे हमने घर में कैसे भग जाना? कैसे भग जाना? मकान तोड़ने के बाद अनुदान मिलेगा? हाँ, मकान कौन बोला? कौन? ये साहब लोग बोल रहे हैं, अधिकारी लोग, अधिकारी साहब शपथ पत्र दीजिए, शपथ पत्र भरिए, उसके बाद मकान तोड़िए, उसके बाद करीबन 15 दिन बाद अनुदान मिलेगा। कि भू अर्जन ही गलत है और भू अर्जन इंटरेस्टेड पार्टी के द्वारा हुआ है। हम कैसे ये 2000 अर्जियों को लेकर करें? 2000 तो कुछ भी नहीं है, हर व्यक्ति का ग्रीवियंस है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पूरी प्रोसीडिंग्स कॉन्टैमिनेटेड थी, प्रदूषित थी। किस चीज़ से? कॉरपोरेट सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ NHDC से, कि जिसका मुनाफा कमाने का चरित्र है, क्योंकि वो कंपनी है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसको जज बना दिया गया। तो कोई संभावना ही नहीं थी न्याय की, न्याय का कोई संभावना ही नहीं थी, क्योंकि इंटरेस्टेड पार्टी जो है वो रूल कर रहा था। हाँ, पेड़ों की लकड़ी है ना। खंडवा से हरसूद के रास्ते पर आशापुर गांव के पास जंगल की काटी गई लकड़ी की नीलामी चलती मिली। एक तरफ विस्थापित लोगों को अपना घर बनाने के लिए लकड़ी, बल्ली, टीन, रेत, गिट्टी सब कुछ बढ़े हुए दामों पर खरीदना पड़ रहा था, और दूसरी तरफ उजाड़ने वाले उजाड़ से भी मुनाफा कमाने में जुटे थे। समय के पहले जो भगाया गया, ये सिर्फ इनका ये था कि हम इनको किसी प्रकार से, क्योंकि अगर ये इस साल रुक गए और ये पानी इन्होंने देख लिया कि ये पुल के ऊपर पानी नहीं आया या पानी नहीं भरा पाया, हरसूद के कोई भी एक भी टपरी नहीं डूबी थी इस साल। और जबकि जबलपुर, आपका होशंगाबाद, बम पानी गिर रहा था, मतलब झड़ी लगी हुई थी 3 दिन की। और उसके बाद इन्होंने बरगी के 19 गेट खोले, तवे के 5 गेट खोले 2-2 बार, तब जाके इतना पानी आ पाया था। जबकि कितनी बार बरसात में ये जो डामर रोड का हिस्सा है, यहाँ पे पानी आ जाता था हमारा, वैसे ही जब बांध की बात नहीं थी तब भी तो हम लोग रहते थे ना, उससे ज्यादा पानी में हम लोग रहते थे ना। तो जो शेड्यूल था इनका 2007 का, उसमें हमको हटाना था इन्होंने। जब ये 62 के हाइट के गेट आते तब आप हमको हटाते तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक हमारा इन 3 सालों में वहां विस्थापन आराम से हो जाता। गांवों को बसने के लिए खेती की जरूरत होती है, और शहर बगैर उद्योग धंधे, व्यवसाय, व्यापार के नहीं बनते। लेकिन सरकार ने तो जैसे मान लिया था कि नकद मुआवजा और जमीन का छोटा टुकड़ा ही विस्थापितों की जिंदगी को बेहतर बना देगा। हरसूद के लोगों को छनेरा गांव के पास बसाया गया। बसाया क्या, जानवरों की तरह धकेल दिया गया। जब हरसूद जैसे बड़े कस्बे के पुनर्वास का ये हाल था, तो गांव के पुनर्वास की हालत सोची ही जा सकती है।
रजूर पुनर्वास स्थल पर हमें बंजर जमीन के बीच खड़े किए हुए 10-12 सरकारी टीन टप्पर मिले जो बियाबान में वीरान खड़े थे। अच्छी खासी जिंदगी से उखाड़े गए लोग फिर भला वहां क्यों आते? विस्थापन की वजह से जिन लोगों का सूरज हरसूद में डूबा था, उन्हें पता नहीं था कि आने वाला कल उनके लिए कैसी रोशनी लाएगा। लेकिन एक चमकती तस्वीर दिखाई गई भविष्य की। सन 2024 में हरसूद विकास की मिसाल बनेगा, इसकी एक कल्पना पेश की गई। दूर से झिलमिलाती ये रोशनियां विकास का ऐसा ही भ्रम पैदा करती हैं, पर नजदीक से देखने पर इनके इर्द गिर्द गाढ़े अंधेरे का ढेर और उसमें धंसे हुए लोग दिखते हैं। या हमको हरसूद में मरने देना था, डूबने देना था, तो वही अच्छा रहता। यानी हुआ मर जाते तो एक नाम होता कि हरसूद वाले मर गए। अब यहाँ तो हम मरने में है ना जीने में, कोई मजदूरी नहीं है। यानी हरसूद में कोई भी कितने भी गरीब होगा, कितने ही मजदूर होगा, वो जाके 10 रुपया कमा के ला सकता है। ऐसी थी हरसूद, क्योंकि वो राजा हरिश्चंद्र की नगरी थी। अब यहाँ तो कोई राजा हरिश्चंद्र है ना कोई चंद्र है, ये हालत है। अब जिसके घर में 4 बच्चे छोटे छोटे, तो उनको तो चिंता ही रहेगी ना। अभी भी हमारी ये हाल है कि हम सोते हैं और उठ के बैठ जाते हैं कि सुबह क्या करेंगे और कहाँ मजदूरी मिलेगी। ये कैफियत है हमारी कि बस यहाँ तो भूखा ही मरना है। हरसूद छोड़े हैं तो भूखा ही मरना है। अब हमको भी ये है कि हमारे को भी यहाँ से जाना पड़ेगा। जब यहाँ कोई रोजगार ही नहीं है तो बताओ क्या करेंगे। मकान सुधार रहा था तो अभी गिर गया हुआ। तो कोई मजदूर भी नहीं है मेरे पास। ये देख लो, ये लगा हुआ मेरे हाथ में, वो ये पाँव में लगा हुआ। या कहीं भी, और मैं अकेला, और मेरी बीवी भी वो विकलांग है, और मैं अकेला आदमी क्या कर सकता हूँ साहब। 50-50 हजार रुपए में प्लाट दे रहे हैं। मैं से ही खुद लिया ना पैसा उन्होंने, कोई फ्री में थोड़े दिया, मेरे को पैसे लेकर के लिया। बोला अनुदान में से काटेंगे तुम्हारे पैसे। जबकि हर वहां से स्थापित करवाना था यहाँ पर, तो लकड़ी फ्री देना था, जमीन फ्री देनी थी, तो मानते हाँ यार चलो भाई विस्थापित किया, कुछ करा तो सही उन्होंने। कुछ किया ही नहीं, और बोले हम तो स्थापित कर दिया। बोले क्या खाक कर दिया? ऐसा कोई विस्थापित कर जाता है? ऐसे ढोर बेलों को मारकर भगा दो तो वो कहीं भी जाकर विस्थापित हो जाता है। यहाँ की जगह कुछ भी सुविधा नहीं दी गई है, कहीं भी नहीं है। बल्कि पानी पीने के लिए ये देखो बर्तन पूरे खाली रखे हैं, पानी भी नहीं भिजवाया अभी तक। सुबह से शाम हो गए, हम पानी पीने के लिए दूसरी की जगह जाते हैं, दूसरे घर जा रहे हैं। आज 3 रोज हो गए हमको यहाँ रहते रहते।
और लाइट भी हमारे घर में भी लाइट भी नहीं लगी कहीं भी। वो बाजू वाला मकान में लाइट नहीं लगी। अभी हम बना रहे तो हमको भी लाइट की भरने गए तो हमको बोले दोनों विकलांगों को बोले कि ये 500 रुपये लगेंगे, बोले जब लाइट मिलेगी। हा? और क्या हम बिल भरते नहीं क्या? हम बिल सब भरते हैं, फिर भी हमको रोल पाट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ? हमने तो दोनों ने बड़ी मुश्किल से कुछ उल्ला डाला करके इधर उधर करके थोड़ी बहुत दुकानदारी करते हैं। केले फल फ्रूट का धंधा कर लेता हूँ मैं। मेरे को तो रोजगार भी नहीं दिया आज तक कि चलो भाई ये विकलांग आदमी को कुछ रोजगार दे। 456 करोड़ का मुआवजा था। अब जो मैं कहता हूँ कि हमको 4 आने कंपनसेशन मिला है, 1 रुपये के बदले 4 आने मिला है, तो आप देख लीजिए 456 करोड़ का मुआवजा तय था इस हरसूद का, उसको 117 करोड़ में निपटा लिया। बाकी पैसा बोले हमने नए हरसूद जो वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, अरे भाई हमारे हरसूद के विस्थापन का कंपनसेशन हमको मिलना चाहिए था, वो तो आप वहाँ पे पुनर्वास कर रहे हो, वो आपकी जवाबदारी है, हमारी थोड़ी है। और आप हमसे पैसा ले रहे हो, आप हमसे वहाँ यहाँ आपने हमको 39 रुपये स्क्वायर फीट का पैसा दिया और वहाँ पर आपने हमसे 39 रुपये स्क्वायर फीट का पैसा लिया, आपने हमको छोड़ा थोड़ी। आज जबकि आपके उसमें यह था कि जमीन के बदले जमीन आपको प्लाट जो है आवासीय प्लाट फ्री मिलेगा, तो आपने हमसे 20,000 रुपये काटे। अब किसी को 18/30 का प्लाट दिया, अब 18/30 के प्लाट में वो आदमी अपना गुजारा नहीं कर सकता, तो उसको ज्यादा चाहिए तो बोले 39 रुपये स्क्वायर फीट के पैसे दो और बाकी जमीन ले लो। 30-35 घर में 16-17 घर के रहवासी भग चुके हैं और 16-17 घर के हैं तो उनकी कोई पूछ ही नहीं है। और सरकार ने इनडीसी ने यहाँ 2,500 प्लाट बना दी जो भी, और 1 नंबर पूरा खाली पड़ा है, उसमें 3 घर बंधे हैं और कई बसाती तो हमको उधरी 2 से उधरी बच जाते। कई 8 सेक्टर के 2 टुकड़े हुए, कई 9 सेक्टर के 2 टुकड़े हुए, एक में 8 घर बंधे हैं और एक में 15 घर के रह रहे हैं, बाकी पूरा जंगल है। हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? ये डूब क्षेत्र वालों को आजू बाजू के जो लोग हैं सोचते हैं कि बहुत मुआवजा मिला है तो सब दूध तेल सब्जी भाजी सब चीजों के भाव तेज है। अब पैसा उतना है नहीं, क्या खाएं और क्या बनाएं, जो था वो मकान में लग गया। मछनाया में दुकानों की कीमत सुनी आपने? 2 लाख 3 लाख रुपए एडवांस और 2,000-3,000 रुपए महीना किराया, तो हमको मिला कितना? जो वो उनको दे दें और बाद में उनकी आंजी करें। से मैं गांव का छनेरे की रहवासी हूँ और छनेरे में धांधली बहुत होती है। बाहर के आदमी उनको भी मतलब परेशानी है, उनको भी बाजार करने आते हैं तो उनको भी छुरे चाकू बताते हैं, डरकाते हैं, फरकाते हैं कि तुम धंधे में मत आओ, वो मत आओ। पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा, कोई भूखा तो कोई मरेगा नहीं। अरे एक तो कुत्ता कुत्ती बेचारों पेट भी भर लेते हैं इधर उधर मुंह मार के, और हम किधर मुंह मारने जाए कि कौन का जेब गला काटे और पैसा छुड़ा के अपना पेट भरे। अरे कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाथ देते बेटे, अरे पूरे हो रहे, इनसे क्या करवाना? ये देखो ये देखो आज का पेपर ही पड़ा। वनीकरण को लेकर झूठी वाही नए हरसूद हरा भरा हो गया, झाड़ पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कि राहगीर छाया कानून भी लेने लगे। ये खबर एक चैनल पर दिखाई गई तो विस्थापितों का आक्रोश फूट पड़ा। ये कितना बड़ा झूठ है। बारिश में घुटना घुटना कीचड़ में सोए, पानी भरा गया। क्या भोजन हाफिज जाना तो बोले हाँ आ रहे हैं। हम ऊपर वाले को कैसे रोके? मैंने कहा तुमने निकाल दिए तो ऊपर वाले के लिए तो हमने छाया करे, मगर कुछ नीचे भी तो व्यवस्था करो कि पानी भरा गया तो निकालो।
उनसे ऐसा कहा है। सामान हमारा आधा बेवारा वहीं पड़ा है, आधा यहाँ पड़ा है, सब 3-13 पड़ा हुआ है सामान हमारा। सामान में क्या तो लाए और क्या नहीं लाए, और पानी में बरसात में आधा सामान इधर भींज रहा, आधा सामान उधर भींज रहा। लाइट का भी लाइट भी नहीं है। ये घर है 16-17 घर हो गए क्या 18 घर। उम्मीद लगा के बैठे कि यह मार्केट बनेगा, जब अपना धंधा चलेगा। चले धंधा अभी तो कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं कि जहाँ पे यहाँ पे कोई धंधा चल जाएगा। आपके पास कुछ खेत नहीं कुछ खेत नहीं है, तो ऐसे ही। भाई बाजार से जो आते हैं व्यापारी उनको आने का ना नया हाट में 50 रुपया लगता है। कभी ठेले वाले ये लेको आते हैं, जाने के 50 रुपया लगते हैं, तो 100 रुपया तो यही लग जाता है। कमाते क्या बेचारे 100 रुपया, तो उसके लिए बाजार वाले ना बाजार में आ नहीं पाते। मंडी में जो आवक कम है उसका कारण यही है कि यहाँ पे गांव कम है जुड़े हुए। हरसूद तहसील के हिसाब से यहाँ पे गांव अधिक होना चाहिए था, और यहाँ पे 30-35 गांव जुड़े हुए मात्र, और उसी से आवक हो रही है यहाँ पे। तो वो आवक इतनी नहीं है कि यहाँ पे सब व्यापारियों का और हमारे की पूर्ति हो जाए। मंडी मार्केट से बहुत दूर हो गई सर, क्या इस वजह से किसान आता नहीं है। रोड ऑन काम हुआ नहीं अभी। मंडी पहले बन रही थी वहाँ पे सड़े पानी तरफ, वहाँ से कैंसिल करवा कर यहाँ लाके पटक दिए। इतनी दूर कौन आएगा? इधर तवा आ गया पास में, इधर कोई गांव नहीं है, सब डूब गए इधर। क्या तो एक गांव नहीं है इधर, और गांव जो उधर थे वहाँ पे मंडी बना रहता है, तो वो मंडी को कैंसिल करवा दी। उसके अलावा वहाँ अगर कभी मंडी बंद थी तो जो खंडवा जाने वाले लोग थे वो अधिकतर मंडी में रुक जाते हैं। वहाँ पे यहाँ पे आते हैं इतनी देर में, तो वो पहुँच जाते हैं कहाँ? खंडवा पहुँच जाते हैं। तकलीफ ये हो रही है, तो आदमी सीधा खंडवा निकल जाता है, इधर आने की कोशिश ही नहीं करता। अब घोड़ा भी है, टांगा भी है, सब कुछ है, पर अब क्या करना चाहिए? अभी यहाँ कोई धंधा पानी भी नहीं है। मकान का व्यवस्था करें या बाल बच्चों का करें या टांगा रोजी रोज करें। यहाँ कोई काम धंधा तो है ही नहीं। क्या खाना, क्या पत्थर दगड़ बीन बीन क्या खाएंगे? क्या हम किसी को पत्थर दगड़ मारेंगे? हम अपने आप में पागल बनेंगे क्या यहाँ रह के? कोई काम धंधे में तो वहाँ फल करते थे, फल बेचते थे। और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। और आंखों में ऐसा लगता है कि हमारा बस चले तो हम एनडीसी वालों को जिंदा दफन करते हैं। मैं मजबूर हूँ, बेबस। एक जिंदा धड़कता हुआ शहर हमारे सामने टूटे हुए मकानों में बदल दिया गया। गौर से सुनने पर हमें टूटने की बहुत सारी आवाजें भीतर बजती लगती हैं। परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते भी इंसानों के इंसानों से, गलियों, दुकानों, जानवरों, पेड़ों से रिश्ते। सबसे महीन और गहरी टूटन तो हिम्मत और विश्वास की है। आखिर किस लिए ये सब?
हैं।